8 रन पर 3 विकेट और पक्की थी टीम इंडिया की हार। तभी संकट मोचक ने टीम इंडिया का किया बेड़ा पार, तो नंबर 7 पर आकर के इस खिलाड़ी ने किया न्यूजीलैंड पर करारा प्रहार। आखिरकार वो खिलाड़ी कौन है और किस तरीके से भारतीय टीम की हार पक्की हो गई थी और किस तरह से भारतीय टीम जीती जिताई बाजी थाली में परोस कर न्यूजीलैंड को देने वाली थी, लेकिन आखिरकार इस संकट मोचक ने टीम इंडिया को बचा लिया। ये सब कुछ आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको मालूम है कि भारतीय टीम टी20 वर्ल्ड कप से पहले टी20 की तैयारियों पर जोर दे रही है, लेकिन उसके पहले 3 मैच की वनडे सीरीज चल रही है और इसमें टीम इंडिया कॉम्बिनेशन पर ध्यान दे रही है कि किस तरीके से 2027 के वर्ल्ड कप के लिए अपनी तैयारी, अपनी परफेक्ट 11 जो है वो तैयार की जा सके। और ऐसे में पहले वनडे मुकाबले के अंदर भारतीय टीम ने 301 रनों का पीछा करना शुरू किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 300 रन बना दिए थे। टीम इंडिया ने टॉस जीतकर उनको बल्लेबाजी के लिए बुलाया था, लेकिन जब 301 रन का पीछा करने भारतीय टीम उतरती है तो भारत का पहला विकेट बहुत जल्दी गिर जाता है। उस समय टीम इंडिया का स्कोर है जो है 39 रन होता था और पारी के 9वें ओवर में रोहित शर्मा 26 रन बनाकर निकल जाते हैं और बचे हुए 13 रन जो हैं उनमें 10 रन शुभमन गिल के थे। लेकिन इन 10 रनों को बनाने के लिए शुभमन गिल ने 23 गेंदें खेली थी, मतलब इतनी धीमी बल्लेबाजी करती थी जिसका दबाव रोहित शर्मा पर साफ नजर आया और वो रन गति को तेज करने के चक्कर में आउट होकर पवेलियन चले गए। हालांकि इस बीच में रोहित शर्मा ने एक अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, 650 अंतरराष्ट्रीय छक्के लगाने का कारनामा भी करने वाले बल्लेबाज बने रोहित शर्मा 2 छक्कों के साथ। लेकिन रोहित शर्मा के आउट होने के बाद शुभमन गिल अभी भी धीमी बल्लेबाजी करना जारी रखते हैं और विराट कोहली जैसे ही बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं शुभमन गिल के साथ मिलकर के अगले 18 ओवर में 118 रन जोड़ते हैं, जो कि लगभग 6.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनता है। और इसमें भी विराट कोहली की बल्लेबाजी काफी ताबड़तोड़ होती है और जब आउट होते हैं शुभमन गिल तो उनका आंकड़ा होता है 71 गेंदों में 56 रन, यानी आपका स्ट्राइक रेट जो है वो 80 के नीचे का रहता है। टेस्ट मैचेस में भी इससे बेहतर बल्लेबाजी करते हैं लोग स्ट्राइक रेट से, लेकिन गिल साहब साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि वो खुद के लिए बल्लेबाजी करना ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं। यानी उनको कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि टी20 में उपकप्तानी रहते हुए भी टीम से जगह हटा दी गई उनकी, तो क्या पता अगर ऐसी परफॉर्मेंस नहीं आई तो टीम की कप्तानी भी जा सकती है वनडे से भी। तो ऐसे में वो अपने लिए खेलते नजर आए, लेकिन उनके जाने के बाद श्रेयस अय्यर मैदान पर आते हैं। फिर श्रेयस अय्यर और विराट कोहली के बीच फिर से एक पार्टनरशिप बिल्ड होती है और दोनों बल्लेबाज मिलकर के 77 रन की जो है पार्टनरशिप वो कर देते हैं। और ये जो पार्टनरशिप होती है इसमें भी रन रेट भारत का 6 के ऊपर का ही रहता है और विराट और श्रेयस अय्यर दोनों शानदार बल्लेबाजी कर रहे होते हैं। एक समय ऐसा स्कोर होता है जब भारतीय टीम 234 रन पर 2 विकेट गंवा देती है, लेकिन अगले 8 रन पे भारतीय टीम के 3 विकेट गिरते हैं और यहीं से कहानी शुरू होती है इस मुकाबले में ट्विस्ट की। 8 रन पर 3 विकेट भारत गिर जाता है, 234 पर 2 से 242 पर भारतीय टीम 5 विकेट गंवा देती है। और अब भारतीय टीम के पास अभी भी अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर 53 गेंदें आनी बाकी थी और 53 गेंदों में भारत को जीत के लिए 59 रनों की आवश्यकता थी और यह आसान नहीं था, खास करके तब यह जानते हुए कि भारतीय टीम के पास में अब सिर्फ हर्षित राणा बचे हुए हैं, चूंकि वॉशिंगटन सुंदर चोटिल हो चुके थे और उनका बल्लेबाजी करने आना मुश्किल लग रहा था। ऐसे में हर्षित राणा बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं नंबर 7 के पोजीशन पर और ये वही नंबर 7 के बल्लेबाज हैं जिन्होंने आने के बाद केएल राहुल को कहा कि आप आराम से खेलिए, आप अंत तक टिके रहेंगे तो मैच जीत जाएंगे, मैं रिस्क लेता हूं। और वही होता है, हर्षित राणा आते हैं, 23 गेंदों में 29 रन की पारी खेलते हैं, 126 का स्ट्राइक रेट मेंटेन करते हैं और भारतीय टीम को उस मोड़ तक लेकर के जाते हैं जहां सिचुएशन रन बॉल हो जाती है। क्योंकि एक समय ऐसा था जब 31 गेंदों में 40 बनाने थे, लेकिन वो आखिरी गेंद पर छक्का लगाने के बाद हर्षित राणा ने इक्वेशन को 30 बॉल में 34 पर ले आया। उसके बाद ये आंकड़ा ऐसा हो जाता है कि जब एक समय में 22 बॉल में 22 बनाना था, फिर 12 बॉल में 12 तक ही आ गया और जब हर्षित राणा आउट हो गए और जब बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरते हैं वॉशिंगटन सुंदर, 279 भारत ने अपना विकेट गंवाया, छठा, और उस समय सुंदर को आना ही पड़ा क्योंकि उसके बाद जो अगर कोई और बल्लेबाज है तो जेमिसन जैसा गेंदबाज जो कब का निपटा देता। तो ऐसे में आते हैं वॉशिंगटन सुंदर, सिंगल लेते हैं, डबल लेने की कोई गुंजाइश उनके साथ होती नहीं क्योंकि वो चोटिल हो चुके हैं। तो ऐसे में वहां पर केएल राहुल अपने पास स्ट्राइक भी रखते हैं, थोड़ी सी रन गति भी बनाते हैं और अंतिम में जब 1 ओवर रह जाता है तो वहां पर अंतिम 3 गेंदों में 49वें ओवर की 2 चौका और 1 छक्का लगा करके मुकाबले को फिनिश कर देते हैं। तो यहां पर केएल राहुल ने भी 21 गेंद में 29 रनों की नाबाद पारी खेल दी और भारतीय टीम को जिता करके ही वापस लौटे। साउथ अफ्रीका सीरीज में भी केएल राहुल जबरदस्त फॉर्म में चल रहे थे और यहां पर भी मैच फिनिशर की भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। हालांकि सवाल यही उठ रहा है कि क्या केएल राहुल को नंबर 6 पर भेजना सही है, क्या केएल राहुल को नंबर 5 पर नहीं भेजना चाहिए? आप लोग क्या सोचते हैं वो भी बताइएगा जरूर।
लेकिन संकट मोचक की जब बात करते हैं तो सिर्फ ये केएल राहुल की बात नहीं होनी चाहिए। यहां संकट मोचक की भूमिका जो है वो निभाते नजर आए विराट कोहली। विराट कोहली के सोचिए अगर 91 गेंदों में 93 रन ना आते, शतक भले ही चूक गए विराट कोहली, लेकिन उनको प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड इसलिए दिया गया क्योंकि वो 93 रन बड़े इंपॉर्टेंट थे। और जिस तरीके से उन्होंने दो पार्टनरशिप बिल्ड की, पहले दूसरे विकेट के लिए गिल के साथ 118 की पार्टनरशिप, उसके बाद तीसरे विकेट के लिए 77 रन की पार्टनरशिप अय्यर के साथ में बिताया और क्रीज पर बने रहे लगातार। ये दो पार्टनरशिप जो उन्होंने बनाया अपने इस 93 रनों की पारी के दौरान, उसने भारतीय टीम को मजबूती प्रदान किया। इसके बावजूद कि जब विकेट लगातार गिरे तो यही वो पारी थी जिसके दम पे भारत के पास अब ज्यादा स्कोर बचा हुआ नहीं था और भारत ने मुकाबला चेस कर लिया। सोचिए जरा कि अगर ये 20-25 रन और ज्यादा होते चेस करने के लिए, टीम इंडिया के लिए मुश्किलें कितनी बढ़ जाती। या न्यूजीलैंड की जो गेंदबाजी आक्रमण है उसमें काइल जेमिसन के साथ जो है वो नौसिखिए गेंदबाज ना होते, लॉकी फर्ग्यूसन अगर होते, मैट हेनरी होते, तो फिर क्या होता भारतीय टीम के पास में। इसीलिए जरूरी हो जाता है कि आपको जो रन मिलते हैं शुरुआत में रन बना लें। शुभमन गिल शुरू में आकर के अपने लिए खेलते नजर आते हैं और इतना ज्यादा दबाव डालते हैं दूसरे बल्लेबाज पर जिसके लिए दूसरा बल्लेबाज भी आउट हो जाता है। टी20 में यही काम करते हुए शुभमन गिल जो है वो अब टीम से बाहर हो गए हैं, क्योंकि वहां पर भी शुभमन गिल जब तेज खेलने आते थे तो जल्दी आउट होते थे और जब तेज नहीं खेलते थे तो टीम पर पूरा भार पड़ जाता था। भारतीय टीम गिल के रहते 200 रन बनाना मुश्किल हो जा रहा था, इसीलिए वहां से भी जगह खो चुके हैं। लेकिन अगर यही हालात उनके लगातार रहेंगे तो फिर मुश्किलें उनके लिए और बढ़ती नजर आएंगी। तो इस तरीके से भारतीय टीम ने इस मुकाबले को जरूर जीता है। लेकिन नंबर 7 के खिलाड़ी की बात करें, हर्षित राणा की, जो कि नंबर 7 पर आए बल्लेबाजी करने के लिए मजबूरन। उन्होंने बल्ले से रन बनाया ही, लेकिन गेंदबाजी में भी उन्होंने कमाल किया। एक समय लग रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम जो है बड़ी एक ओपनिंग पार्टनरशिप की तरफ बढ़ रही है। 117 रन बना दिए गए थे आपके डेवन कॉनवे और हेनरी निकल्स के द्वारा। लेकिन 117 रन पर जो है जब पहला विकेट निकाला उसके बाद ज्यादा देर नहीं किया और बहुत जल्दी ही दूसरा विकेट भी निकाल दिया। अगले 9 रन के बाद ही 126 पर दूसरा विकेट, यानी कि पारी के 22वें ओवर में और पारी के 24वें ओवर, अपने लगातार 2 ओवर में हर्षित राणा ने दोनों ही ओपनर्स को चलता कर दिया। और हर्षित राणा की गेंदबाजी ने यह बात साबित कर दिया है कि भले उनको यह कहा जाए वो किसी कोटे से आ रहे हो, लेकिन लगातार टी20 हो या वनडे हो अपने परफॉर्मेंस में निखार लेकर के आ रहे हैं। और भारतीय टीम के लिए गेंदबाजी से अच्छा किया उन्होंने, बल्लेबाजी से भी रन बना कर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं गौतम गंभीर को और टीम मैनेजमेंट को यह सोचने की जरूरत है कि हर्षित राणा को ऑलराउंडर बनाने की फिराक में ज्यादा ना रहे, क्योंकि पता चला ऑलराउंडर बनने के चक्कर में ना वो बल्लेबाज बन के रह जाएंगे ना वो गेंदबाज बन के रह जाएंगे। ऐसे में उनको सिर्फ गेंदबाज के तौर पर देखा जाए और गेंदबाजी लगातार अगर अच्छी करेंगे, गेंदबाजी में विकेट निकालेंगे तो भारतीय बल्लेबाजी काम आसान कर लेंगे, उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर कभी पड़ गई तो ये जो कैमियो खेल रहे हैं इतना काफी होगा, ना कि ऑलराउंडर बनने के चक्कर में अपनी गेंदबाजी ही भूल जाएं, क्योंकि गेंदबाजी अच्छी चल रही है, इसको और बेहतर करने की आवश्यकता है और ऑलराउंडर बनने से बचने की आवश्यकता यहां पर है। क्योंकि हर्षित राणा अगर ऑलराउंडर बनने चले और उन पर भारतीय टीम निर्भर हो गई तो टीम इंडिया के 2027 का वर्ल्ड कप का जो कैंपेन है वो वैसे भी खराब हो जाएगा। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या हर्षित राणा को ऑलराउंडर बनने पर ध्यान देना चाहिए या वाकई में एक पक्के गेंदबाज बनने पर ध्यान देना चाहिए? और इस जीत को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट कर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।